दिल जो न कह सका, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। संसार से भागे फिरते हो, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। जाग दर्द इश्क जाग, चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। उस गीत को मोहम्मद रफ़ी से क्यों गंवाना पड़ा? फिल्म भीगी रात के उस गीत को दिल जो ना कह सका वही राजे दिल कहने की रात आ गई। 1965 में एक फिल्म आई थी, नाम था भीगी रात। उस फिल्म के सभी गीत हिट थे, खासकर ये गीत दिल जो न कह सका। इसलिए आज हम इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। निर्माता निर्देशक कालिदास 1960 के दशक में संदीप प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्मों का निर्माण किया करते थे। बता दें कि बैनर का नाम संदीप कुमार के नाम पर ही रखा गया था। कालिदास को खासकर फिल्म साजिश जो कि 1975 में आई थी, हाफ टिकट जो कि 1962 में आई थी, आखिरी इंसाफ जो कि 1979 में आई थी, एक डाकू शहर में 1985 में आई थी, इसी का नाम जिंदगी 1992 में आई थी, प्यार का सागर 1996 में आई थी, के लिए खास करके जाना जाता है। हाँ, कह सकते हैं कि उनकी ज़्यादातर फिल्में सेमी हिट या हिट ही नहीं, हाँ कुछ फिल्में पिटी भी थी। हालांकि भीगी रात फिल्म ने न केवल अच्छा कलेक्शन किया था, बल्कि इस फिल्म को लोगों ने पसंद भी किया, खूब पसंद किया। इसलिए मैं आज भीगी रात के बारे में ही चर्चा करना चाहूँगा। संक्षेप में भीगी रात की कहानी यही है कि अजय अपने पिता, अमीर पिता द्वारा चुनी गई विनीता से शादी करने से मना कर देता है। उसके बाद विनीता उससे बदला लेने की योजना बनाती है। इसी बीच अजय को नीलिमा से प्यार हो जाता है, लेकिन कोई और आदमी भी नीलिमा को चाहता है। यही फिल्म का ट्रायंगल एंगल है। फिल्म भीगी रात 1965 की एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन कालिदास ने किया था। भीगी रात एक ऐसी फिल्म है जिसके बनने की कहानी में कई ट्विस्ट हैं। फिल्म बनने से पहले कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कुछ दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग ही रुक जाती है। इस फिल्म के साथ भी यही हुआ था। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन है कालिदास, और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि दिल जो न कह सका। इस गीत की रिकॉर्डिंग्स रफ़ी साहब से पहले किससे डबिंग करवाई गई थी और क्यों करवाई गई थी, और इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि अशोक कुमार को क्यों बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और शूटिंग क्यों रुक गई। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था। यह एक सेमी हिट फिल्म थी, फिर भी कमाई के मामले में इसने उस साल के कई फिल्मों से अच्छी कमाई की, और कैसे ये सब संभव हुआ यह भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें कि निर्देशक कालिदास ने कई हिट फिल्में दी हैं। 1962 में उनकी फिल्म आई थी हाफ टिकट। इस फिल्म को कालिदास ने किशोर कुमार, प्राण और मधुबाला को लेकर बनाई थी। फिल्म के गीत को लोगों ने बेहद पसंद किया। दरअसल इस गीत को किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया था। चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। बहुत ही बेहतरीन गाना है। लोगों ने इस गीत को खूब और खूब एंजॉय किया, खासकर बच्चों ने ज़्यादा एंजॉय किया। कालिदास जो कि अभिनेता प्रदीप कुमार के भाई थे, प्रदीप कुमार का नाम लेते ही लोगों को नागिन, ताजमहल, अनारकली का वह दुखी प्रेमी याद आ ही जाता है, वह लंबा खूबसूरत डील डॉल महाराजा जैसा चेहरा। कालिदास की फिल्म एक झलक जो कि 1957 में आई, जिसमें प्रदीप कुमार और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म कब आई और कब चली गई, उन दिनों लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। फ्लॉप रही है फिल्म। म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार थे, 9 गीत थे इसमें, लेकिन एक भी गीत लोगों की जुबां पर नहीं चढ़ पाया। फिल्म पिट गई। गीता दत्त, आशा जी, लता दीदी, हेमंत कुमार के गीतों को लोगों ने लगभग नकार दिया। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए फिल्म नहीं चली। उन दिनों गीत यदि हिट हो गए तो फिल्म का हिट होना तय होता था, फिल्म की गारंटी होती थी गीत।
जैसे उड़न खटोला, जैसे बैजू बावड़ा, जैसे सूरज आदि। हाँ, कहानी और स्क्रिप्ट भी दमदार होनी चाहिए, यह हम सब जानते हैं। हिंदी सिनेमा में प्रदीप कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा, राजकुमार अथवा नवाब की भूमिका की जरूरत होती थी तो वे प्रदीप कुमार को ही याद करते थे। उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी फिल्मों को दर्शक आज भी नहीं भूल पाए। जी हाँ, आज भी नहीं भूल पाए, खासकर उन फिल्मों के गीतों को। याद रखें, इन चारों फिल्मों के गीत आज भी गाए, सुने और गुनगुनाए जाते हैं। उनकी फिल्मों में गीतों को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। मतलब प्रदीप कुमार की फिल्मों को, वो संगीत प्रेमी थे। अनारकली के सभी गीतों को लोग आज भी सुनते हैं, खास करके जाग दर्द इश्क जाग। हेमंत कुमार का गाया ये गीत आज भी लोग गाते हैं। ताजमहल के भी ज्यादातर गीत बेहद श्रुति मधुर रहे हैं, जिनमें जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गीत को लोग आज भी न केवल गाते हैं बल्कि गुनगुनाते भी हैं। आज भी कई बार लेखक अपने नगमों में प्रियतमा को यही गीत गाकर रिझाते हैं। संसार से भागे फिरते हो। चित्रलेखा में लता दीदी के गाए इस गीत को भी लोग आज धैर्य के साथ सुनते हैं, क्योंकि यह एक अमर गीत है। और बहू बेगम में रफी साहब और आशा दीदी के गाए इस श्रुतिमधुर गीत को भी लोग नहीं भूल पाए, न भूल पाएंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। आशा ताई शुरू से 2.27 तक गाती हैं और उसके बाद जब रफी साहब केवल इतना गाते हैं, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, तो उनकी आवाज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय शरीर में संगीत के सारे तार झंझना उठते हैं। आवाज, सोच और इजहार वफा का एक नायाब नमूना है ये गीत। इन गीतों के बारे में चर्चा करने का मतलब यही है कि उन दिनों प्रदीप कुमार की ज्यादातर फिल्मों में गीत संगीत को ही महत्व दिया जाता था, और यह ही वजह है कि फिल्में अगर कमजोर भी होती तो गीत संगीत के कारण फिल्में पिटने से बच जाती। अदालत 1958 में आई हिट फिल्म थी, जबरदस्त हिट फिल्म थी, लोगों ने खूब देखा। लेकिन अदालत के ज्यादातर गीतों को लोगों ने पसंद नहीं किया। हाँ, एक गीत, जब दिन हंसी दिल हो जवां को छोड़कर यह एक डुएट गीत है, आशा और रफी साहब ने गाया है। मतलब यही है कि यदि फिल्म के गीत हिट हो जाते तो यह एक सुपर डुपर हिट फिल्म हो सकती थी, साबित हो सकती थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बेहद सुलझी हुई थी। इसके मुख्य कलाकार थे प्रदीप कुमार और नरगिस। इसके बाद 1965 में आई भीगी रात। इस फिल्म को लोगों ने इसलिए भी पसंद किया क्योंकि इसमें ट्रायंगल लव स्टोरी थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सस्पेंस के साथ। और सच तो यही है कि भीगी रात के इस गीत दिल जो न कह सका ने भी तहलका मचा के रखा था उन दिनों, जबकि इस गीत को रफी साहब नहीं कोई और गाने वाले थे। वह कहानी भी हम आपको अभी बताएंगे। दरअसल भीगी रात के म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन। जी हाँ, रोशन संगीतकार राजेश रोशन और निर्माता निर्देशक राकेश रोशन के पिता थे, यानी एक्टर ऋतिक रोशन के दादू। हम सब जानते हैं कि संगीतकार रोशन के पसंदीदा गायक हुआ करते थे रफ़ी साहब। इसीलिए कुल 6 गीतों में रफ़ी साहब को 3 सोलो और 1 डुएट गीत फिल्म की पटकथा लिखने के बाद ही मिल गए थे। उन्हें कह दिया गया था कि ये चारों गीत आप ही को गाने हैं। लेकिन 4 गीत रफ़ी साहब से गवाने के कारण और आउटडोर शूटिंग करने के कारण फिल्म का बजट बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए निर्माता कालिदास चाहते थे कि कम बजट में फिल्म बन जाए। उन्होंने स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से की शूटिंग आउटडोर में करने के बजाय बंगला किराए पर लेकर किया। कुछ शूटिंग प्रदीप कुमार के बंगलों में भी हुई और एक गीत महेंद्र कपूर से गवाने की बात भी हो गई। यहाँ तक कि महेंद्र कपूर से गाने का रिहर्सल भी रिकॉर्ड करके करवा लिया गया। इन बातों की जानकारी जब प्रदीप कुमार को हुई तो उन्होंने तुरंत अपने भाई से संपर्क साधा और पूछा
कि ये सब क्या हो रहा है। प्रदीप कुमार ने कालिदास को समझाते हुए कहा कि वह गीत फिल्म की शान है, आन बान शान है। प्रदीप कुमार ने कालिदास से कहा कि रफ़ी साहब का मतलब आप नहीं समझते होंगे, वह केवल होठों को फिसफिसा दे तो गीत आकाश में गूंजने लगेगा। और उसके बाद उन्होंने कालिदास से सवाल किया कि इस तरह के हाई पिच के गीत क्या दूसरा कोई गा सकता है। अब चूंकि गाना रिकॉर्ड हो चुका था, कालिदास को शायद बात समझ में आ गई, तो ऐसे में उन्होंने इसका तोड़ निकाला और इसीलिए रफ़ी साहब से भी उस गीत की डबिंग करवा ली गई। लेकिन रफ़ी साहब को यह बताया नहीं गया कि महेंद्र कपूर ने गीत की डबिंग कर ली है, क्योंकि अगर रफ़ी साहब को इस बात की जानकारी हो जाती तो वह हरगिज गीत की डबिंग नहीं करते। इस तरह जब रफ़ी साहब की डबिंग को प्रदीप कुमार के बंगले में बैठकर सभी ने सुना तो सभी दंग रह गए, क्योंकि रफ़ी साहब के गाए इस गीत में जब रफ़ी साहब दिल शब्द पर अपना ठहराव दिखाते हैं और इस शब्द को थोड़ा सा हाई पिच पे लाकर धीरे से छोड़ते हैं तो वहाँ बैठे सभी साथियों के चेहरे अपने आप खिल जाते हैं और तालियों की गूंज चारों ओर गुंजायमान हो जाती है। और इसके बाद इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई और फिल्म में रफ़ी साहब के इस गीत को न केवल रखा गया बल्कि सिनेमा हॉल के प्रोमो में भी यही गीत बजते रहे। जब महेंद्र कपूर को पता चला कि इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया है तो उन्होंने यही कहा कि मेरे गुरु ने गाया है तो इसमें अच्छी बात ही होगी। यह वाकया मुझे कोलकाता में स्वयं प्रदीप कुमार ने बताया था। जो न कह सका, गीत के रचयिता हैं मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ, कहने की रात आए। उनकी अमर ईश्वरीय वाणी की प्रशंसा करते रहने के अलावा मेरे पास और शब्द नहीं है। हम पूरे दिन में कभी भी रफ़ी साहब के गाए गीत सुन सकते हैं। मध्यम आवाज़ में उनके गीतों को सुनना एक अच्छी उपलब्धि ही होती है, मन को बेहद सुकून मिलता है। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में। इतनी ऊंचाई पर गाना कोई और नहीं गा सकता, लेकिन रफ़ी साहब ने जिस ऊंचाई पर ले जाकर इसे गाया है वह अद्भुत और अतुलनीय है। बता दें कि ऐसा करने से स्वर फटने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, लेकिन रफ़ी साहब धीरे से उसे सहलाकर फुसलाकर अपनी आवाज़ को फिर अपने स्वर को नीचे के स्केल पर ले आते हैं और तुरंत नॉर्मल भी हो जाते हैं सेकंड में। यही रफ़ी साहब की बेजोड़ क्वालिटी है। झनकार की सी थरी है तन में। इस गाने को रफ़ी साहब से बेहतर कोई गायक नहीं गा सकता, यही मेरा मानना है, जिन्होंने परिस्थिति के अनुरूप गीत में कई तरह के भावों का बेहतर प्रदर्शन किया है। झनकार की सी थरी है तन में। एक श्रुति मधुर गीत, संगीत, गीत और गायन, निर्देशक कालिदास, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के बीच की केमिस्ट्री शानदार है। इस गीत को हम रोशन, रफ़ी साहब, मजरू की तिकरी का सदाबहार क्लासिक कह सकते हैं। बता दें कि एक्टर अशोक कुमार से भी कालिदास की ठन गई थी, जबकि कालिदास के कई फिल्मों में अशोक कुमार को भी कास्ट किया गया था। दरअसल मनमुटाव इसलिए भी हो गया था क्योंकि अशोक कुमार चाहते थे कि एक गीत उनसे गवाया जाए, केवल एक गीत। वह चाहते थे कि दिल जो ना कह सका वही राजे दिल गीत के ट्यून को न बदल के उसके शब्द बदल दिए जाए, यानी लिरिक्स बदल दिए जाए। बता दें कि अशोक कुमार स्वयं एक अच्छे गायक थे, इसलिए उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि उन्हें इस बात की समझ हो गई थी कि इस गीत में माइलेज है और यही गीत फिल्म को हिट कराने में मदद करेगी। लेकिन प्रदीप कुमार को यह कतई मंजूर नहीं था और इसी बात को लेकर कई दिनों तक अशोक कुमार के हिस्से की शूटिंग नहीं हुई। तब मीना कुमारी के अनुरोध पर अशोक कुमार ने बाकी की शूटिंग पूरी की। बता दें कि 10 दिनों तक शूटिंग नहीं होने पाने के कारण कालिदास का काफ़ी नुकसान हो गया था, लेकिन अशोक कुमार ने इस पैसे की भरपाई फीस कम लेकर कर दी थी। बता दें कि यह फिल्म 1957 में आई, एक अमेरिकी फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर की रीमेक थी और एन अफेयर टू रिमेंबर 1939 की फिल्म लव अफेयर की रीमेक थी। समझ गए आप, रीमेक उन दिनों भी होती थी, उन्हीं दिनों से रीमेक शुरू हो गई थी। इस फिल्म से ही प्रेरित होकर आमिर खान और मनीषा कोइराला अभिनीत फिल्म मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, 1999 में बनी थी। खैर, हम चर्चा कर रहे थे फिल्म भीगी रात की। फिल्म के हिट
गानों में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया दिल जो न कह सका राजे दिल दो अलग अलग संस्करणों में है। लता दीदी ने इस गीत को प्यार की चाशनी में घोल कर गाया है। जिस अंदाज में प्यार का इजहार किया गया है वह मार्वेलस है, दिल को चीर कर निकल जाता है ये गीत। लता दीदी द्वारा रोमांटिक डिलीवरी मूड से बेहद मेल खाती है, वहीं दूसरी ओर रफ़ी साहब की शोकपूर्ण डिलीवरी मूड से और भी मेल खाती है। रफ़ी साहब के गाए इस गीत का कोई तोड़ ही नहीं है। दिल जो न कह सका। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और श्रुतिमधुर गीत है जो कि राग पहाड़ी पर आधारित है। गीत के बोल है, जाने वो कौन है, क्या नाम है उन आँखों का। जाने वो कौन है, क्या नाम है उन आँखों का। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल की जितनी तारीफ करें कमी है। इस फिल्म के इस गीत ने भी धूम मचा के रखा था। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, खास करके रफ़ी साहब का ये गीत। हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। सुमन कल्याणपुर ने भी इसमें अपनी धाक रफ़ी साहब के साथ डुएट गाकर जमा दी थी। इस गीत को गौर से सुनेंगे तो यही लगेगा, महसूस होगा कि रफ़ी साहब में अपनी आवाज़ का लहजा बदलने का अद्भुत क्षमता थी। अब देखिए कितने जज्बात से सुमन के गाए बोल लिखे गए हैं। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम। जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मैं इस पहलू से प्रभावित हो जाता हूँ। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से वह जादू किया जो कोई और गायक नहीं कर सका। आशा ताई को भी एक गीत तू मेरा जो नहीं फिर मुझको क्या जा कहीं गाने का मौका मिला था, लेकिन वह इस गीत के साथ न्याय नहीं कर पाई। 5 अगस्त 1965 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। उन दिनों इस फिल्म ने 70 लाख का कलेक्शन किया था, जबकि फिल्म बनी थी केवल 15 से 16 लाख के बीच। आज 2022 में 70 लाख का मतलब होता है लगभग 60 करोड़ के बराबर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट जरूर हुई थी, लेकिन इसकी ज़्यादातर कमाई कैसेट से हुई है। एक ब्लॉकबस्टर एल्बम था ये। कोलकाता के एस्प्लेनेड के सिम्फोनी शोरूम में इसके कैसेट इतने बिके कि कहना और गिनना मुश्किल है। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़।